हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स यूपी एचएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम प्रैक्टिस सेट शुरू करें, कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब ऑफलाइन बैच भी शुरू कर चुका है, जो कि लखनऊ में है दिल्ली के बाद। और तमाम सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि यहाँ भी एक सेंटर खोला जाए जिससे हम ऑफलाइन जुड़ सकें। ऑनलाइन जो जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हम एंड में जो वीडियो का एंड होगा उसमें आपको दिखा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल दे देंगे। दूसरा है कि तमाम सारे लोग अभी हमसे अलग अलग टेलीग्राम पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैसेज आते हैं कि पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी के बारे में बहुत से कन्फ्यूज़न है और कैसे सिनॉप्सिस लिखें या इस तरह की तमाम सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं जो हायर एजुकेशन में है। वो इसलिए पीएचडी करना भी चाहिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही जो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से ये भी हो जाए, पीएचडी कंपलसरी करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसलिए भी आपको करना चाहिए। तो अगर आपको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है या किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल हम लास्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा अभी तक सीरीज़ चल रही थी उसी से आगे है ये। पहला क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन का है कि इसमें पूछा है कि फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार, पहले तो ये जान लें कि फ्रांसिस फुकुयामा कौन है। तो फ्रांसिस फुकुयामा जो है ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत बड़े जानकार हैं, और यूएस में रहते हैं लेकिन जापानीज़ हैं। और अब इनका आइडिया जो है कि फ्रांसिस फुकुयामा का आइडिया क्या है। आइडिया इनकी अगर बुक्स जो मोस्ट फेमस बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास का अंत, एंड द लास्ट मैन, कि आखिरी आदमी क्या होगा। ये 1992 में लिखी गई थी बुक। और इस बुक में क्या कहा इन्होंने, इस बुक में जो है सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया 1991 में। उसके बाद ये बताते हैं कि अब इतिहास का अंत हो चुका है। अब जो आइडियोलॉजी या विचारधारा के नाम पे जो संघर्ष चल रहा था, शीत युद्ध जो चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। और एक सर्वश्रेष्ठ जो अभी तक जो विकास रुका हुआ था मनुष्य का, वो इसलिए क्योंकि दो अलग अलग विचारधारा थी। अब इसमें विचारधारा में एक ही बची है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अब जो संघर्ष है वो ख़त्म हो जाएगा, अब पूरी दुनिया बेटर बन जाएगी। लेकिन और तो बाद में 10 साल बाद ही जो है फ्रांसिस फुकुयामा उस चीज़ को, अपने ही थ्योरी को निगेट कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक विचारधारा आने से उल्टा ही हुआ एक तरह से, कि विकास रुक गया। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो इतने वॉर नहीं हो रहे थे। कोल्ड शीत युद्ध इसीलिए बोला था कि इसमें डायरेक्टली वॉर नहीं हो रहा था। लेकिन आज के समय चाहे वो यूक्रेन का वॉर हो, सीरिया में हो, ईरान में हो, इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, तमाम जगह पे वॉर हो रहे हैं ज़्यादा शीत युद्ध खत्म होने से, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म हो गया। दो ध्रुवी, इसीलिए कहते हैं, मॉर्टन कपलान कहते भी हैं कि दो ध्रुवी होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे अब कि अगर दो ध्रुवी होता तो शायद हर जगह पे सोवियत यूनियन या कोई भी आइडियोलॉजी वो इंटरफेयर करती, तो उतने युद्ध नहीं होते। और दूसरा जो कंपटीशन था उसकी वजह से तमाम तरह साइंटिफिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रहे थे, वो भी उसकी भी गति काफ़ी कम हो गई है। तो अगर हम टेलीकॉम सेक्टर और कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम हो गया है। मेडिकल के फील्ड में देखें तो कम हो गया, या दूसरी फील्ड में। तो खैर हम अपने उस पर आते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार क्या था। अपनी बुक में लिखा, पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। अभी हमने बात की कि 1991 में कोलैप्स करने के बाद कहते हैं कि निर्णायक विजय है। अब ये आतंकवाद की निर्णायक विजय होगी। उदारवाद प्रति आतंकवाद में परिवर्तित हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उदारवाद प्रति आतंकवाद, ये तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो है अगर हम देखें, सैमुअल पी हंटिंगटन, तो सैमुअल पी हंटिंगटन का क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो बुक है उसमें कहते हैं कि अब विचारधारा का अंत हो गया है, अब सिविलाइजेशन जो संस्कृतियां हैं उनका युद्ध शुरू हो जाएगा। और ऑल्दो दोनों ही थ्योरी बहुत सटीक नहीं बैठती हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा इसका फ्रांसिस फुकुयामा क्या कहते हैं कि सही में पश्चिम का उदारवाद का निर्णायक विजय हो गई है। अब यही एक आइडियोलॉजी बची है जो सही है।
तो आगे बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की। अब हम सभी जानते हैं मॉन्टेस्क्यू का नाम किस लिए जुड़ा होता है। मॉन्टेस्क्यू को जब हम पढ़ते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे, फ्रांस के जज थे और फ्रांस की पॉलिटिक्स को देखते हुए उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया दिया कि ये होना चाहिए और इसको सबसे अच्छे से जो अडॉप्ट किया वो है यूएसए। यूएसए सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट करता है, मॉन्टेस्क्यू के आइडिया पे चलता है। तो ये तो बेसिक जानकारी है, लेकिन उसी समय में ये कह रहे हैं कहाँ पे वो गलत हो जाते हैं कि सब उनको है कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो वो समाज या वो स्टेट ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उसी समय में जो उनका आइडिया फेल हो जाता है, रिफ्यूट हो जाता है, गलत होता है। कैसे? क्योंकि फ्रांसीसी राजतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर है, अमेरिका राष्ट्रपति की व्याख्या में नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग ही अमेरिका के राष्ट्रपति को पावर दी गई है। स्विस संसद में भी सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन ब्रिटिश संसद में जो है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जो है वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। वहाँ पे जुडिशरी और दूसरे एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो न्यायपालिका है और एग्जीक्यूटिव, ये संसद के अकॉर्डिंग चलते हैं। संसद बहुत सुप्रीम है, वो चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी कानून बना सकता, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहाँ पे लिखित, और जो ट्रेंड चलते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो संसद जो चाहे वो कर सकती है। इसीलिए डिलोम्बे ने बोला भी है, हमने आपको पहले भी बताया कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सिर्फ आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती। तो इसका मतलब है कि उसको कहीं कोई जुडिशल रिव्यू नहीं होगा उसका कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में या परंपरा के अगेंस्ट में। संसद जो चाहे, उस संसद को कंट्रोल करने के लिए मीडिया और जनता, दो ही चीज़ हैं, जनता, पीपल्स एंड मीडिया, वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने लेख के द्वारा, या जजेस भी आर्टिकल लिख के बोल सकते हैं, फैसला नहीं सुना सकते। आर्टिकल लिख सकते हैं, जर्नल्स में छाप सकते हैं, पेपर में छाप सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे संसद सर्वोपरि है। तो यहाँ पे वो गलत हो जाते हैं मॉन्टेस्क्यू का आइडिया। और उसके बावजूद एक बहुत बड़े समय से डेमोक्रेसी वहाँ चल रही है, आज तक बहुत कोई बिना मेजर चेंजेस के चल रही है और अच्छी ठीक ठाक इकोनॉमिक व्यवस्था है, सोशल व्यवस्था, सब कुछ वहाँ पे ठीक है। तो वहाँ पे मॉन्टेस्क्यू गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख ले सकते हैं 103 नंबर। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ये कौन कहता है? अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन कह रहा है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अराजकता का शासन है। लॉर्ड ब्राइस का, जेलिनेक का, एवी डाइसी का, जीवी शॉ का। तो इन चारों में से सही जो है, एक्चुअली कम पॉपुलर जेलिनेक जो हैं, इनका ऐसे है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये इनका ऐसे था, 1995 में ये लिखते हैं। उसमें ये कहते हैं कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। तो संविधान, आधुनिक राज्य में संविधान की ये कहते हैं होना जरूरी है। तो क्या उसका सही होगा? जेलिनेक। जेलिनेक जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 104 पे। बाराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ये उस समय का क्वेश्चन है, आज के समय तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बाराक ओबामा से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात। तो कौन नहीं था? ईरान, सबको मालूम, ईरान अभी भी लगातार एंटी यूएसए स्टैंड लेता रहता है। और कुछ दिनों पहले ट्रंप शासन में यूएसए ने ईरान के एक मेजर को, बड़े सीनियर ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर को मार दिया था। उसके बाद तमाम सारे सैंक्शन लग गए थे और उसके बदले में यूएसए ने भी, ईरान ने भी कुछ इनके बंकर्स उड़ाए थे, लेकिन उसके बाद तमाम सारे सैंक्शन लगे। और यहाँ तक कि भारत पे भी यूएसए ने दबाव बनाया कि आप ईरान से तेल लेना बंद करें, और भारत उस दबाव में आ गया
और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया हमने, और इसकी वजह से हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा महंगा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, 105 पे पहुंचते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है। तो संघीय व्यवस्था जो होती है उसमें क्या चीज़ जरूरी है? ए ऑप्शन लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड संसदीय सत्ता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जैसे ब्रिटेन में है। शक्ति विभाजन यूएसए, लिखित संविधान यूएसए, इंडिया, बाकी जगह तो लिखित संविधान ब्रिटेन में नहीं है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, तो ये सारी चीज़ें तो संविधान का पार्ट है, लेकिन इसका फेडरलिज्म से इन दोनों का तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, इन दोनों का है। तो इसमें देखा जाए सबसे ज़रूरी चीज़ है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था के लिए लिखित संविधान और शक्ति का विभाजन, क्योंकि यूएसए जो है वो आइडियल माना जाता है फेडरलिज्म का, जो फेडरलिज्म का जो आइडिया है उसको माना था। इसीलिए हम इंडिया को जब कंपेयर करते हैं यूएसए को, तो हमारा फेडरलिज्म क्वासी फेडरलिज्म कहलाता है, क्वासी फेडरल स्टेट, क्योंकि हमारे पास राज्यों के पास अपना संविधान नहीं है, ना ही राज्यों के पास अपनी नागरिकता है। तो हम एक यूनियन ऑफ स्टेट है कि सभी स्टेट मिलके एक ही माने जाते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, इसलिए हम फेडरल या जो है संघीय व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 106 पे जाते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व अब किसका है? इसका सही आंसर देखिए, दैवीय इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक एवं धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व किस पे निर्भर करता है? दैवीय इच्छा पे, बल और भय पे, केवल राजनीतिक धार्मिक संयोग पे, विकास का परिणाम। तो अगर हम अरस्तु को देखें तो अरस्तु जो है वो साइंटिफिक अप्रोच लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जनक भी माने जाते हैं, और साइंटिफिक अप्रोच है। तो साइंटिफिक अप्रोच क्या कहता है? स्टेट के डेवलपमेंट को विकास का परिणाम है। तो अरस्तु भी इस पे विश्लेषण करते हैं, ना कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं जानते, ना ही दैविक मानते हैं कि राज्य को किसी देवता ने या दैवी शक्ति ने बनाया है, बल और भय का परिणाम भी नहीं मानते, इसलिए इसको डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 107 नंबर क्वेश्चन में क्या है? शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार। तो शिक्षा साथ में सेवा योजन की नौकरी पाने का भी अधिकार, कि आपने जो शिक्षा ली उसके थ्रू आप उसको नौकरी भी पाएँ। तो सिर्फ शिक्षा दे देना क्या हो जाता है? अगर हम देखें तो नकारात्मक फ्रीडम है, तटस्थ है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। प्रायः नकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक है, नकारात्मक है, सकारात्मक है। तो ये दोनों जो अधिकार मिल जाते हैं तो ये सकारात्मक अधिकार है, क्योंकि आप प्रमोट भी कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो वो चाहता है। जब मान लीजिए कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई बोले कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को रोका नहीं गया है, चाहे आप पढ़िए, लेकिन अगर स्कूल ही नहीं होगा तो क्या होगा? हम पढ़ सकते हैं। टीचर ही ना, स्कूल बना दे, बिल्डिंग बना दे, टीचर ना हो तो क्या पढ़ सकते हैं? और टीचर भी हो, स्कूल भी हो, लेकिन क्लासेस ना हो तब क्या करेंगे? क्या हम पढ़ सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम कि ये जो चीज़ें प्रोवाइड करना, इसको हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड कर देना नेगेटिव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके बाद सेवा योजन भी हो, तो ये सकारात्मक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आगे बढ़ते हैं, 107 के बाद 108 पे चले जाते हैं। 108 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? इसमें से दिया है, आपको मालूम है संप्रभुता का जनक कौन है, संप्रभुता सबसे पहले कौन यूज़ करता है? तो संप्रभुता को सबसे पहले यूज़ करते हैं बोधा, लेकिन मार्क्स संप्रभुता पे कुछ नहीं कहते, और वो कहते हैं कि राज्य अपने आप में ही शोषण का एक टूल है, जो उसमें जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए वो राज्य बनवाते हैं या डेमोक्रेसी बनाते हैं। वो ऑस्टिन जो है संप्रभुता की बात करते हैं और लीगल संप्रभुता की बात करते हैं कि राज्य के पास कानूनी संप्रभुता है।
तो इसमें एक ये गलत हो जाते हैं, मार्क्स नहीं है। यहाँ भी देखिए मार्क्स हैं, मार्क्स गलत हो जाएंगे। हीगल भी संप्रभुता की बात करते हैं, लेकिन वो एक तरह से आध्यात्मिक संप्रभुता की बात करते हैं कि कहते हैं स्टेट जो है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है, कि सीधे सीधे जब राज्य बनेगा उसका मतलब है कि ईश्वर खुद उतर आया है। तो हीगल का आइडिया अलग है। हीगल, लासवेल, हस्टन ये भी नहीं है। बोदा, ग्रेसस और ऑस्टिन ये तीनों सही हैं। इन तीनों ने ही अपने संप्रभुता का आइडिया दिया है, सॉवरेनिटी का आइडिया दिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि, ये पूछा जा रहा है कि शक्ति संतुलन आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक है होगा। ये है क्योंकि शक्ति संतुलन में युद्ध का आज के समय अगर प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होगी, बहुत ज़्यादा जान और माल की नुकसान होगा। प्रत्येक राज्य आतंक को परोक्ष प्रोत्साहन दे रहा है, ये भी कुछ हद तक सही है कि अगर हम देखें तो अलग अलग देश दूसरे देशों में तो आतंक को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि उसी समय में यूएस जो है अफ़गानिस्तान के अंदर तो आतंक को मिटाना चाहता है, लेकिन सीरिया में जब अटैक हो रहा है तो वहाँ पे आतंकियों का सपोर्ट करता है असद के खिलाफ। तो या अलग अलग जगह पे अगर हम देखें तो अलग अलग समय में, जैसे अगर हम देखें कि अलकायदा को बनाने में यूएसए का हाथ है, सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाने में तो आतंकवाद को उन्होंने ही पैदा किया, तो ये प्रोत्साहन दे रहे। इसी तरह से माना यह जाता है कि भारत के अंदर जो गतिविधियाँ हो रही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पाकिस्तान कराता है, और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि वहाँ पे जो टेररिस्ट जो गतिविधियाँ होती है वो भारत करा रहा है। तो कुछ हद तक ये चीज़ें सही है। सुरक्षा परिषद ने आतंक के संतुलन पर स्थायी निषेधाज्ञा लगा दिया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से जो है कि कौन सा सही है, कि कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अब इसको तो कुछ हद तक तो सही है सभी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि एग्जैक्टली क्या आतंक के संतुलन बदल गया है क्योंकि, तो ये क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? नहीं। तो उपयुक्त में से कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आतंक के संतुलन का बताना ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 110 में है द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक, ये तो बहुत हमने जब जॉन रॉल्स को पढ़ रहे थे उस समय भी पूछा था द आइडिया ऑफ जस्टिस किसका है, क्योंकि थ्योरी ऑफ जस्टिस तो किसका है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की बुक है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो किसका है, अमर्त्य सेन की बुक है। तो अमर्त्य सेन अपनी बुक में लिखते भी हैं कि किस तरह से जो सोशल जस्टिस का आइडिया है वो बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दे रहा है, और इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो बाकी जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो बदल जा रहा है, और उसकी बेसिस पे बाकी चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं। तो ये बुक उनकी है, अमर्त्य सेन, इसमें तो सोचना ही नहीं है। जॉन रॉल्स भी नाम दिया है, यहाँ पे होगा थ्योरी ऑफ जस्टिस। J.S. मिल ऑन लिबर्टी, जॉन लॉक टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, अमर्त्य सेन थ्योरी ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 के बाद 111वां देखते हैं। बहुलवाद ऑस्टिन की संपूर्णता का सिद्धांत। अब बहुलवाद क्या है, प्लूरलिज्म। एकलवाद क्या हो जाएगा, मोनोइज्म। तो एकलवाद होता है कि एक ही जगह संप्रभुता होगी, वो राज्य हो, वो मोनार्क हो, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन बहुलवाद क्या कहता है कि अब संप्रभुता अलग अलग जगह पे है, कि संप्रभुता का मतलब है कि कोई आखिरी निर्णय कौन लेगा। तो आखिरी निर्णय लेना हमारे देश में अगर देखें तो पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट भी किस तरह से है कि पार्लियामेंट पे भी आज कुछ लिया कल को बदलना पड़ता है, फिर दबाव समूह इतने होते हैं कि दूसरी तरह से, तो अल्टीमेटली जनता जो है वो मानी जाती है। तो बहुलवादी क्या कहते हैं कि बहुत जगह पे है कि पार्लियामेंट तो कुछ करना चाहती है, लेकिन हो सकता है बड़े बिजनेसमैन उनको ना करने दें, या कई बार जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री नहीं करने देती उनको,
कि पार्लियामेंट तो करनी चाह रही लेकिन मिलिट्री बहुत पावरफुल हो जाती है। तो सॉवरेंटी या संप्रभुता के केंद्र अलग अलग हो गए हैं आज के समय, ये बोलते हैं बहुलवादी। अब ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं कि राज्य के पास जो संप्रभुता है वो लीगल है, क्योंकि उसको कानूनी रूप से संविधान ने उसको पावर दी हुई है कि फाइनली वही बनाएगा, भले चाहे जितने दबाव में हो, लेकिन अल्टीमेटली वही बनाएगा, जनता नहीं कानून बनाती है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो इसमें से चुनें कि क्या है। तो लीगल सॉवरेनिटी तो है, लेकिन क्या विरोध करती है बहुलवाद? ऐसा नहीं, हमारे यहाँ का बहुलवाद है तो क्या लीगल सॉवरेनिटी नहीं है? समर्थक है, पूरी तरह से समर्थक भी नहीं है, ना तो विरोध करती है ना ही समर्थक है। ये सही आंसर होगा कि बहुत ज़्यादा उसको वो कहती है कि लीगल सॉवरेनिटी तो अलग चीज़ है, बहुलतावाद है कि सॉवरेनिटी ही अलग अलग जगह पे है, और ये सारी सॉवरेनिटी मिला के लीगल सॉवरेनिटी भी बन सकती है। तो इसलिए ना विरोध करती है, ना सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 112 पे पहुँचते हैं। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है, छाया कैबिनेट मीन्स शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, तो शैडो हम जानते हैं किसको कहते हैं, छाया को। छाया अगर बहुत बार जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है वो भी, उनको भी शैडो बोलते हैं कि वो हमेशा पीछे पीछे लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे शैडो का मतलब है कि आप उससे देख लीजिए हमेशा पीछे पीछे कौन लगा रहेगा। ब्रिटिश कैबिनेट के प्रधानमंत्री की छाया में काम करती है? नहीं, ऐसा नहीं, छाया में तो नहीं, वो भी उस कैबिनेट का पार्ट है, एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश कैबिनेट का चुनाव वो कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट के सभी लोग बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर हो, या इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा हो दूसरे मिनिस्टर से, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश कैबिनेट संसद की छाया में काम करती है? ऐसा भी नहीं है। विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। ये होता है ब्रिटेन के अंदर, ये होता है कि जो उस तरह से कैबिनेट गवर्नमेंट ने बनाया है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसने बनाया, उसी को लगातार चेक एंड बैलेंस करने के लिए कि उसके ऊपर कोई गलती कर रहा है या कुछ है, तो विपक्ष भी उसी तरह का बनाता है कि ये आप इसके होम मिनिस्टर के पीछे लगे रहेंगे, आप फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे, और आप कहते हैं रेलवे मिनिस्टर या जो भी मिनिस्ट्री है तो इसके पीछे। तो ये भी एक शैडो कैबिनेट, जैसे वो उधर है वैसे इधर भी बन गया। तो वो इससे काम होता है कि उनके ऊपर लगातार दबाव होता है, एक आदमी उनके पीछे लगा रहता है, तो मिनिस्टर्स जो होते हैं दबाव में काम करते हैं और वो अच्छा काम करते हैं। तो ये शैडो कैबिनेट, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 113 पे पहुँच जाते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर व्यवहारवाद जो है, हमको मालूम है कि व्यवहारवाद के जनक कौन हैं, या इंग्लिश में हम कहें बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन। तो उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी डेविड ईस्टन ही हैं, क्योंकि अपने ही थ्योरी को ये मानते हैं कि गलत हो गया। उनका आइडिया जब बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद जब चला रहे थे तो उसमें उन्होंने माना था कि हर एक चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मनुष्य को जो साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया जाए उनकी एक्टिविटी को, और उसमें से वैल्यू जो नैतिकता है वो हटा दी जाए, तो हम सही से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, या तमाम सारे जो सोशल एक्टिविटी उसमें क्या होगा। लेकिन अचानक ही जब ये सारे सिद्धांत दे रहे थे और उसमें बहुत सफलता भी मिल रही थी, उसी समय वियतनाम वॉर हो जाता है, अमेरिका वियतनाम पर अटैक कर देता है और तमाम बहुत जान माल के नुकसान होता है। लेकिन अब कहते हैं कि हमारा काम ये था प्रेडिक्शन करना कि वॉर हो जाएगा, और वो फेल हो गया। तब यहाँ पे उनको समझ में आया कि ये जो बिहेवियरलिज्म है, क्योंकि इसमें से हमने वैल्यू हटा दी है, इसमें से जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो हटा दिए, किस तरह से कौन रिएक्ट करता है वो हटा दिया, तो साइंटिफिक तरीका नहीं है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद है, जिसमें इन सभी चीज़ों का मिला जुला के आती है चीज़ें, और उसके थ्रू प्रेडिक्शन करना कि आने वाले दिनों में राजनीति या अर्थशास्त्र या किसी और चीज़ में क्या होने वाला है। तो दोनों ही डेविड ईस्टन के ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो है इसका क्या आइडिया? बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? आप देख सकते हैं, आपको मालूम है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस, कि अगर किसी व्यक्ति को
अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाए, नहीं तो वो माना जाएगा गलत गिरफ्तारी है और उसको किडनैपिंग की तरह देखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बंदी सांसदों की मुक्ति का अध्यादेश नहीं होगा। न्यायिक अवमानना के आरोप में बंदी बनाने से नहीं, जेल व्यवस्था में सुधार से, मौलिक अधिकार से। तो ये क्या है? जेल मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हैबियस कॉर्पस एक तरह से, कि किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको मजिस्ट्रेट ही सज़ा देगा, पुलिस वाला या कोई और व्यक्ति सज़ा नहीं देगा, और ना ही उसकी गिरफ्तारी पे कोई अपने से गिरफ्तार करके रख सकता है। तो हैबियस कॉर्पस मौलिक अधिकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 115 पे पहुँचते हैं। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया? साम्राज्यवाद का, प्लेटो के आइडिया को पूछ रहा है। साम्राज्यवाद जिसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं, नगर राज्यों का, सिटी स्टेट, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं का शोषण, जो गार्जियन क्लास है उसका कहते हैं कि जो प्रोडक्शन क्लास है उसकी महिलाओं का शोषण करे, ये तो बिल्कुल नहीं है। पत्नियों और संपत्तियों का समाजवाद, चार में से क्या होगा? साम्राज्यवाद के क्या करते हैं? नहीं। नगर राज्यों का विनाश का, नगर राज्य की बात करते हैं, विनाश की तो बात नहीं करते, गलत है, ये भी गलत है। तो क्या बचा? पत्नियों और संपत्ति का। तो इनका आइडिया क्या है? कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये कहते हैं कि जो अभिभावक वर्ग है, जो गार्जियन क्लास है, उसके पास अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, अपनी वाइफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो संपत्ति की वजह से ही लोग करप्ट होते हैं कि हमको क्या चाहिए, तमाम सारी चीज़ें ज़्यादा होने के बावजूद हर आदमी को उससे ज़्यादा चाहिए। कि अगर आप देखेंगे तो अंबानी और अडानी में आज का इस समय चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि इनके पास इतना पैसा है कि अगर वो पर डे या पर घंटे भी करोड़ों रुपए खर्च करें तो भी वो खर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा चाहिए। तो बोले कि प्रॉपर्टी अगर आपकी नहीं हो तो क्या होगा? तो बोले कि समाज में बेटर स्थिति होगी। तो प्रॉपर्टी का तो कम्युनिज्म कहते हैं। और दूसरा बोला बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बहुत से IAS ऑफिसर हैं या बहुत से ऑफिसर ऐसे थे जो अपने लिए, जब तक वो अपने लिए जीते हैं तब तक वो करप्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनके बच्चे हो जाते हैं या वाइफ होती तो उनके लिए करप्शन करने लगते हैं। बहुत सोबर रहते हैं लेकिन फिर भी करप्शन करते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये वाइफ नहीं होगी और बच्चे किसी के नहीं होंगे, बच्चे किसके होंगे? स्टेट के होंगे, सभी के, क्योंकि वाइफ भी किसी की नहीं है। कौन किसके साथ रहेगा? ये कोई किसी को ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। जो गार्जियन क्लास है उसमें मान लीजिए 6 फिलोसफर आए, मैन और 4 वुमेन, या उल्टा भी हो सकता है। तो ये चारों 6 की वाइफ होंगी, ये इसके सारे हस्बैंड होंगे, सब लोग सबके साथ रह सकते हैं, और जो बच्चे पैदा होंगे वो कलेक्टिवली सबके माने जाएंगे। तो बोले कि अब जब बच्चे आपको मालूम ही नहीं कि ये मेरा बच्चा है किसी और का है, तो आप करप्शन किसके लिए करेंगे? तो एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, कि आप करप्शन कर तो सकते हैं लेकिन कुछ खरीद नहीं सकते, तो आप अपने आप। तो उनका आइडिया ये था कि इस तरह से एक आइडियल स्टेट, एक जो आदर्श राज्य हम बनाना चाहते हैं, जिसमें फिलोसफर किंग होगा, वो दार्शनिक राजा वाला बन सकता है। तो आगे बढ़ लेते हैं। 116, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने प्रेरणा से समाज से समाजवादी ढांचे को प्रस्ताव पारित हुआ था? अब ये जो है ये अच्छा क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन में हुआ था और एग्जैक्टली इससे क्या क्या हुआ था। तो अगर हम देखें तो नागपुर, क्योंकि 42 तो आज़ादी से पहले का है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। 62 काफ़ी देर हो जा रही है, 60 भी देर हो जा रही है। तो ये एक तो आइडिया लगा सकते हैं कि इसी समय उनका सेकंड टर्म चल रहा था, वहाँ से उन्होंने अवार्डी अधिवेशन जो हुआ था वहाँ पे कांग्रेस का 70वां अधिवेशन था वो, और उसमें ही ये आया था कि समाजवादी तरीके से जो सोशलिस्ट पैटर्न होगा, जिसमें सोशलिज्म जो होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, ये भी आया था कि हम ऐसा नहीं है कि इस प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट प्लेयर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी लेंगे लेकिन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। और उसी क्रम में अगर देखें तो 1955 में जैसे ही अधिवेशन में पास होता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में जो बनी थी उसका राष्ट्रीयकरण कर देती। उससे पहले वो प्राइवेट बैंक थी। आज के समय वो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें लाखों लोग रोजगार मिला हुआ है। और भारत की आर्थिक जो नीति है या आर्थिक जो सुदृढ़ता है, जो उसकी नींव है कि जब दुनिया के सारे देश बैंकरप्ट होते हैं, अमेरिका जैसा सब प्राइम क्राइसिस में, अमेरिका यूरोप जैसे कंट्री जब डूब रहे थे,
वहाँ पे आर्थिक तंगी हो रही थी, उस समय भारत में तमाम सारे जो गवर्नमेंट बैंक थे उनकी वजह से यहाँ पे आपको पता भी नहीं चला होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस कब आई, जो है 2007 में, 8 में, 9 में, इस समय जो चल रहा था वो आपको नहीं पता। तो ये बड़ा काम हुआ था वो, इसलिए 1955 में। आगे बढ़ते हैं 116 का 17 में, निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखतः किसको लाभ होता है। अब यहाँ पे निर्वाचन की सूची पद्धति क्या होती है कि एक लिस्ट बन जाती है कि पहला कैंडिडेट हमारा एक, दूसरा कैंडिडेट ये होगा, तीसरा कैंडिडेट ये होगा, चौथा ये होगा, 5। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है एक जगह पे फोकस करती है, अपना इलेक्शन जो कैंपेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इन सब चीज़ों से। और दूसरा होता है कि अब वोटर्स को, पार्टी को वोट देते हैं। मान लीजिए किसी को 3% हुआ है, किसी को 30%, तो इस पार्टी के 3% जो कैंडिडेट हैं वो चुन लिए जाएंगे। और लिस्ट सिस्टम में दूसरी पार्टी को 30% मिला तो 30%। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो इससे फ़ायदा सबसे अधिक किसको होता है? धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को ऐसा नहीं है, उसमें आपको धन से कोई मतलब है कि पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। निर्धन युवा प्रत्याशियों को एक तरह से कह सकते होता है, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समूह और दलों को ये होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितने % वोट मिले, अभी इंडिया में क्या होता है कि कई बार आपको 4%, 10%, 15%, 20% तक वोट मिल जाए, लेकिन हो सकता है वो सीट भी एक भी ना आए। लेकिन अगर किसी जो लिस्ट सिस्टम में होगा तो जितने पर 4% है, 1% वोट भी मिला तो आपको 1% सीट मिलेगी। तो इसलिए वो बेटर सिस्टम दलों के लिए और समूह के लिए माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, 117 हो गया, 18 देख लेते हैं। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद, लेनिन की बुक आप सब लोग जो जानते होंगे, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म के हाईएस्ट, उच्चतम व्यवस्था है, पूंजीवाद जो है कि उच्चतम व्यवस्था है, यही इनकी बुक का नाम है, यही इनका आइडिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इनकी बुक का नाम। आगे बढ़ते हैं, 18 हो गया, 19 पे पहुँचते हैं। वोट देने का अधिकार। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो इनको बताया गया है वो यहाँ पे जो आंसर इसकी लिस्ट में था वो राजनीतिक अधिकार बोला गया है, लेकिन वैसे विधिक अधिकार है। अगर हम देखें तो जो वोट देने का राइट टू वोट है, ये क्या है, एक विधिक अधिकार भी माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। इसको चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तो ये, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, विधिक अधिकार सही है ज़्यादा, राजनीतिक अधिकार तो है ही, वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं, 120 में पढ़ते हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए? ये आपको देखना है। परमाणु अप्रसार संधि में अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट न देख के दिया है 1971 के पूर्व, 1971 के पश्चात, 1971 के पश्चात, दोनों एक ही है, एक जगह तो सभी है सकते हैं। 71 से पूर्व ही कर लिया था, 69, 68 में साल्ट और इन सब चीज़ों पे करके साइन कर लिया था, तो 71 से पूर्व ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 121 पे। भारतीय संविधान के में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेद में हैं? ये फिर वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको मालूम है, जिसने भी थोड़ी सी तैयारी की होगी उसको आइडिया रहता है। एनीवे हम बता सकते हैं कि इसको कौन से उसमें रखा जाता है और अलग अलग जो अनुच्छेद हैं उसमें क्या क्या सिक्योरिटी दी गई है, क्या बेसिक राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या दिया गया है, तो सबको मालूम है। 14 से 18, 14 से 20 नहीं है, 14 से 18, ये तो सबको मालूम है। तो 14 में क्या है कि किसी को इक्वल, जो सबको समान ट्रीट करेगा, किसी एनी पर्सन को, किसी को भी रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे डिस्क्रिमिनेट कहीं नहीं करेगा राज्य। दूसरा 15 में क्या है, द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द एनी सिटीजन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस। अब जो है रिलीजन, रेस के बेसिस पे जो है वो नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, पहले तो ट्रीट करेगा सही से। 16th में क्या है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। 17th
अनटचेबिलिटी नहीं होगी। 18th अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे अगर मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल जैसे प्रोफेसर हो गए या मेजर जनरल, ये सब तो हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइटल की वायसराय होगा, लॉर्ड होगा, सर होगा, ये सब टाइटल हटा दिए गए और ये ख़त्म हो गए। तो 21 के बाद 22 पे पहुंच जाते हैं। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामक आयोग की जन्मस्थली माना जाता है? ये क्वेश्चन है सही, अच्छा है कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र नियामक की आयोग का जन्मस्थली कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसका सही आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं 123 पे। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल कहाँ होता है? अटॉर्नी जनरल राज्य सरकार का पूछा है। अगर हम केंद्र सरकार होता तो क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता। और अटॉर्नी जनरल को असिस्ट कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल करता है। एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य सरकार के लिए होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का, उसको विधिक सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर के लिए, उसी तरह से एडवोकेट जनरल होता है इसके लिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बस ख़त्म करेंगे। म्यूचुअल एड पुस्तक के क्रोप्टिकन ने किस विचार का विरोध किया? तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि म्यूचुअल एड पुस्तक जो है, तो म्यूचुअल एड क्रोप्टिकन, पीटर क्रोप्टिकन इनका नाम है पूरा। इन्होंने, इसका पूरी बुक का नाम है म्यूचुअल एड अ फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन। इसमें ये कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को सहयोग करने से ही चीज़ें बढ़नी हैं। तो इसमें जो विरोध किया है कि डार्विन का जो आइडिया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तर जीवता। वो कहते हैं कि ये नेचर में तो सही है लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए सही नहीं है। तो इसमें उनका विरोध किया है डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का। बाकी चीज़ें तो इनके आइडिया से मतलब नहीं है, डार्विन के सिद्धांत। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको एक क्विक रिवीजन करेंगे 2 मिनट के अंदर बस, और वो बहुत ज़रूरी होता है। उसी से सारे क्वेश्चन आपको अगर याद रहते हैं तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम में ऐसे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो मेमोरी की वजह से या याद ना रहने की वजह से गलत कर देते हैं, और उसी से आपका सिलेक्शन रुकता है। अदरवाइज सभी ने तैयारी की, सभी पढ़े हुए हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी, और अगर रिसर्च कर रहे हैं तो और भी अच्छी पढ़ाई की होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर, तो अगर अरस्तु जो कहते हैं, अरस्तु किसको किसको नागरिक मानते हैं? अरस्तु के हिसाब से जो वुमेन है वो नागरिक नहीं है, जो स्लेव है वो नागरिक नहीं है, फॉरेनर है वो नागरिक नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 50% वुमेन होती हैं किसी सोसाइटी में, 50% वो निकल गए। स्लेव आज के समय, अगर स्लेव की जगह पे हम जो पिछड़े लोग हैं उनको अगर देख लें तो उसमें से 25% वो निकल गए। तो क्या होगा? केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे। भारतीय मूल के सभी लोग PIOS भारत के नागरिक माने जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा सभी, क्योंकि वुमेन को निकाल दिया। सभी अनिवासी भारतीय नागरिक, ये भी नहीं होगा। तो ये तो सही हमने पहला ही चुन लिया है, क्योंकि केवल कुछ भारतीय ही जो है वो बन पाएंगे अगर उनकी सिटीजनशिप या नागरिकता की अवधारणा को देखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो कहा कि क्विक रिवीजन एक करेंगे 2 मिनट के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और तो इससे पहले कि रिवीजन करें, हम बताना चाहेंगे कि हम ऑफलाइन बैच भी हमारा शुरू हो गया है, और तमाम सारे जो असिस्टेंट्स हैं हमारा, कि जो लोगों को PhD करना चाहते हैं या उसके लिए उनको हेल्प चाहिए, तो वो हमारे तमाम सारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको किसी भी सब्जेक्ट की PhD का आपको बताएंगे। इसके अलावा आप अगर कहते हैं
कुछ भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी में तो ये बैचेस चल ही रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन बैच से तो बहुत जल्दी ही नया बैच भी शुरू होने वाला है, जिसमें जो सिलेबस शुरू से शुरू होगा। अदरवाइज़ पुराने बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो हमने बात की थी इससे पहले कि जो रिवीजन की कि गांधी जी ने कब का किसने कहा था कि गांधीज़म टाइप का कोई चीज़ नहीं है, तो गांधी जी ने खुद कहा था 1936 में। इसके अलावा जो स्टेट के पास स्टेट के जो कानून है पार्लियामेंट कब बना सकती है, किस आर्टिकल के अंदर बना सकती है, तो आर्टिकल 356 पे अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के पास ये पावर हो जाती है कि स्टेट के लिए कानून बना सकती है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव वाला आइडिया था कि किसका था, तो ये आइडिया था स्टार वॉर और इसी का दूसरा नाम था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। हमने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था ये सोवियत यूनियन और कहते हैं यूएसए के बीच, तो स्पेस को लेके बहुत लड़ाई थी और ऊपर से जो ऐसी मिसाइल्स तैयार कर ली थी इंटर कॉन्टिनेंटल प्लास्टिक मिसाइल्स थी जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट जा सकती थी। तो एक तरह से स्टार वॉर था लेकिन इसका टेक्निकल नाम था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव और रोनाल्ड रेगन इसको देते हैं टर्म स्टार वॉर का। इसके अलावा हेनरी डेविड थोरो की बात हमने की थी कि कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया था जहाँ से गांधी जी खुद सीखते हैं और वो उस तरह से आगे उस पर चलते हैं और भारत की आज़ादी की लड़ाई में सिविल डिसोबीडियंस को इस्तेमाल भी करते हैं। एंड ऑफ द आइडियोलॉजी के बारे में हमने बात की थी कि किसकी बुक है, डैनियल बेल की है। और इसके अलावा हमने ये बात की थी कि कौन कहता है कि कम्युनिज़्म में भी एक नया क्लास आ गया है, तो बेलोन डेजल्स जो हैं वो कहते हैं। इसके अलावा थॉमस हेयर जो है वो कैसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लास्की का जो है कि द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो किसकी बुक है, तो लास्की थी। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल 148 के अंडर में। इसके अलावा जो आयरन कर्टन का आइडिया किसने दिया था, विंस्टन चर्चिल ने 46 में फुलटन की जो स्पीच थी वहाँ पे बोला था। इसके अलावा जर्मी बेंथम का आइडिया क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, की ज़्यादा से लोगों का सुख ही उनका आइडिया था। सरप्लस वैल्यू मार्क्स का आइडिया था कि उसमें क्या कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो ही सरप्लस वैल्यू है। इसके अलावा किस देश का जो अपर चैम्बर है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है, वो तो यूएसए है उसका आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके बाद जो कंपटीशन अथॉरिटी थी उसका वो कैसे बना, इस पे हमने बात की थी। और इसके अलावा जो थर्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया था कि कहाँ पे हुआ था, तो ये हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि पहला बेलग्राद में यूगोस्लाविया में, दूसरा इजिप्ट कायरो में, तीसरा जाम्बिया लुसाका में हुआ था। तो तीसरा तो पूछा जा सकता है और इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट कहाँ पे होना है। अभी जो प्रपोज्ड है 2023 में नॉन अलाइन मूवमेंट का, वो कहाँ पे होना है ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा युगांडा में। और इससे पहले कहाँ हुए थे 2019 में अजरबैजान बाकू में, और उससे पहले 2016 में वेनेजुएला में। तो ये बेसिक चीज़ें थी आपको जो ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा फ़ोन नंबर है 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। वेबसाइट हमारी www.capitalstudycircle.com पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं thecapitalstudy20@gmail.com। हम अगर आपको PDF चाहिए या इवन PhD या तमाम दूसरी चीज़ों से के लिए असिस्टेंस चाहिए, हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है जो आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर कुछ नॉमिनल फीस के थ्रू आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको हेल्प करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, वो तमाम सारे जो वो चाहते हैं कि लोगों की हेल्प कर सकें तो वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस देते हैं। तो उसके लिए भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।